लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के बारे में, है ना। और हमारा नेक्स्ट पार्ट था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंदर एक्टिनाइड्स, ठीक है। लेंथेनाइड वाली सीरीज पूरी हो चुकी थी। एक्टिनाइड वाली सीरीज हमारी ये 14 मेंबर्स की इस तरह से हैं, एक्टिनाइड, थोरियम, ये वाला। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यूरेनियम इज द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। यूरेनियम जो है वो सबसे भारी एलिमेंट है नेचर में पाया जाने वाला, ठीक है। आफ्टर यूरेनियम 12 more elements has been artificially synthesized, atomic number more than 92 and are called the transuranium element। यूरेनियम के बाद में 12 और एलिमेंट आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कृत्रिम तरीके से लैब में बनाए गए, ठीक है। वो 92 के आगे के एलिमेंट से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। मतलब 92 पे तो आपका कौन है, यूरेनियम है, और यूरेनियम के बाद वाले जो नए लैब में बनाए गए हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो पड़े पड़े ऑटोमेटिकली लाइट इमिट करते हैं या रेडिएशन इमिट करते हैं, पड़े पड़े स्वतः, ठीक है, स्पॉन्टेनियस तरीके से। अर्लियर मेंबर रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। जो शुरुआती मेंबर्स थे वो क्या थे, उनका हाफ लाइफ ज्यादा था। लेटर मेंबर्स हाफ लाइफ अ डे टू 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक का मिनिमम आपका क्या है, लाइफ, मतलब बहुत ही शॉर्ट उसका लाइफ, हाफ लाइफ है। जैसे लोरेंशियम का बता रखा है, केवल 3 मिनट्स के अंदर वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम्स। ये बहुत कम क्वांटिटी में तैयार किए गए, ठीक है। मतलब आपने जो ये नए एलिमेंट बनाए हैं वो पुराने वाले एलिमेंट की हेल्प से बनाए, ठीक है। उसमें कुछ इस तरह से मॉडिफाई, लेकिन अब जो नया एलिमेंट बना है उसका पूरा नेचर बदल चुका है, ठीक है। और जो नेचर बदल चुका है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है नैनोग्राम में, ठीक है। और जो भी एलिमेंट या जो भी मेटल अमाउंट में बहुत कम मात्रा में मिलता है नेचर के अंदर, या हमारे को मटेरियल के तौर पे, वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। कॉस्टली कौन लेगा, जो बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप कुछ एक मेटल से तो वो देखोगे कि गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज्यादा कॉस्टली एलिमेंट, ठीक है। आप उनको परचेज करने जाओगे और रेयरली मिलेंगे। अब हम बात कर रहे थे एक्टिनाइड्स के अंदर हमको क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिस्कस करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला ये रहेगा 5F0 to 14, 6D0 to 2 और 6S2। इनका 6S2 तो ऑलवेज भरा हुआ ही रहेगा। ये दोनों एक रेंज के अंदर दे रखे हैं। F की रेंज दे रखी है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। और D की रेंज दे रखी है 0 से 2 तक मैक्सिमम इसके अंदर आएंगे, इससे ज्यादा D ब्लॉक के नहीं आएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो लेंथेनाइड पढ़ा था उनमें 4F की सीरीज थी। यहाँ पे जस्ट से एक अपग्रेड हो जाएगी, 5F की सीरीज आ जाएगी। अब इन तीनों का देखो, D के अंदर 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0, 1 और 2। मैक्सिमम 2 तक का ही इलेक्ट्रॉन इस D के अंदर भरा जा सकता है। तो D2 एक में ही पाया जाएगा, स्पेसिफिक है, और वो कौन हो जाएगा, थोरियम, ठीक है। अब D1 जो है 6 एलिमेंट जो हैं जिसके अंदर D1 के अंदर भरा जाएगा, और D0 सभी के अंदर रहेगा, रेस्ट ऑफ जो बच गए वो, ठीक है। इससे पहले हमने जब लेंथेनाइड की बात करी थी तो हमने 3 एलिमेंट ऐसे बताए थे जिसके अंदर D में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था। उसमें D2 था ही नहीं, आपको याद हो, केवल D1 में भरा जा रहा था, और वो भी केवल 3 थे, और वो तीनों भी स्पेसिफिक पोजीशन पे थे। एक तो एम्प्टी पे था, एक हाफ फील्ड पे था, और एक कहां पे था, फुल फील्ड पे था। वही तीनों लोकेशन के ऊपर वो D1 में भरे जा रहे थे। दूसरी बात आपने ये चीज नोट की, जो पहला मेंबर था उसके अंदर F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। लेंथेनाइड जो पहला मेंबर अपन इसके अंदर डाल रहे हैं वो उसके अंदर तो F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके जस्ट पड़ोसी वाले से F1 शुरू हो रहा था, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। और हम इन 6 और 7 जो एलिमेंट है, 6 तो हो गए D1 के, और एक 7 एलिमेंट हमको आगे नजर आएंगे जहां पे वो D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स का एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन सामने है, एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है।
अब एक्टिनियम जो पहले वाला है, देखो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं गया है, के अंदर F0 है, ठीक है, 6d17s2, ठीक है। अब यहां पर क्या है, स्टार्टिंग के 5 मेंबर जो देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, इन पांचों में डी में भरा जा रहा है, और हमारे टोटल कितने थे, 7 थे, जिसमें से 6 तो थे D1 के अंदर और एक कौन सा था, D2 के। अब यहां पर भी आप देखो 2 नंबर के ऊपर जो है वो D2 है, मतलब D2 का तो काम हो गया, आपको पता चल गया कि D2 कौन दे रहा है, केवल एक दे रहा है और वो कौन है, थोरियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर 2 पे आ रहा है 90 पे, लेकिन यहाँ पे F में कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहला, मतलब F की जो शुरुआती पहले जो एलिमेंट है वो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है वो तो खाली इनॉग्रेशन करने के लिए बैठा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो खिलाड़ी नहीं है, वो तो खाली इनॉग्रेशन करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये 6d2 पहला ही मेंबर हो जाएगा जो D2 दे देगा, लेकिन इसको इसी के अंदर पढ़ा जाता है, ये भी ध्यान रखना, एक्टिनियम को और लेंथेनम दोनों ही के अंदर 4f सीरीज का हो या 5f, पहला मेंबर जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। ये पांचों मेंबर हो गए, आप देख सकते हो यहां पर आपको पहला कॉन्फ़िगरेशन एम्प्टीएम f का, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है हाफ फील्ड वाला, दिखने को मिल रहा है हाफ फील्ड वाला 5f7। आगे का देख, आगे का देखने पर आपको फिर से F7 के ऊपर एक और एबनॉर्मलिटी या एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, वही हमेशा हाफ फील्ड के लोकेशन के ऊपर और फील्ड लोकेशन के आसपास कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड 2 बार आपका रिपीट हो रहा है, 4f7 था, यहाँ पे 6d1, यहाँ पे वो आ गया, तो टोटल d वाले कितने हो गए, 6, और एक कौन सी लोकेशन पे मिलेगा आप बताओ थोड़ा सा, एक और लोकेशन बच रहा है, फुल फिल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप 3 लोकेशन तो आप मान के चलो, एक एम्प्टी, एक फुल फिल और एक हाफ फिल, उन तीनों के लोकेशन के ऊपर कुछ एक्सेप्शनलिटी या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपका 5f के पास में नहीं मिला, उसके बाद में नेक्स्ट जो d बच गया है वो चला गया आपका कहां पे, लास्ट फुल फिल वाले में, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 7 एलिमेंट ऐसे मिले हैं जिनके अंदर D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, एक ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर D2 में भरा जा रहा है, जिसका नाम थोरियम है, और जो F1 से शुरुआत होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे D वाले हो गए। हमने जो जनरल फार्मूला लिखा था उसके अंदर लास्ट में 7s2 था, 6s2 था, जो फर्स्ट वाला फार्मूला था, ये 6s2 लिखा है, ये यहाँ पे 7s2 हो जाएगा। अब इनका कॉन्फ़िगरेशनों को आप भी थोड़ा सा एक बार ब्रीफ व्यू लेना है इसका, ताकि आपको सही से दिमाग में उतरे, सबके कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो कभी कभी क्या मिस्टेक कर देते हो कि जैसे अपन डी ब्लॉक में तो क्या कर रहे थे, 6 वाला 7 में कन्वर्ट हो रहा था, 6 वाला 7 में कर, क्योंकि बाहर 4s2 था, उसका एक लेकर के 6 की जगह 7 कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ और चीज, जो 8 वाला है वो 7 में कन्वर्ट, 8 वाला मतलब आगे वाला मेंबर 7 बन रहा है, 6 वाला नहीं बन रहा है। देखो 6 वाले, 6 वाला है, ठीक है, 6 के बाद में 7 आ गया, सीधा 6 वाला नंबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। अदरवाइज डी ब्लॉक में देखे थे तो हम 6 वाला या 4 वाला 5 में कन्वर्ट हो रहा था, 4 वाला 5, लेकिन यहाँ पे 6 7 में नहीं कर रहा है, यहाँ पे आगे वाला नंबर जो है 8 वाला वो 7 में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रकार से 14 वाला भी 13 वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 13 वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप आगे की तरफ चले जाओ, 14 के आगे वाला मेंबर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अब इनके +3 मेंबर्स को भी आप साथ में देख सकते हो। +3 मेंबर को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो आउटर सेल, तो आपको क्या मिल गया है 5f7, यहाँ पे 3 निकलेंगे 5f8। ये इस तरह से आपका +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी दे रखा, आयनिक वाला भी दे रखा है, ठीक है। 130 तक है लास्ट लोरेंशियम, 103। लोरेंशियम की अभी एक स्पेसिफिक बात थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, क्या बताई थी, उसका हाफ लाइफ कितना होता है, 3 मिनट। अगर उसका मैं पहाड़ जितना मटेरियल ले लूं तो उसको पूरा डिकम्पोज होने में कितना, आधा डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, 3। और उसका 2 कण लेकर दूंगा, 2 का 1 होने में कितना टाइम लगेगा, 3।
ये इन्होंने रेड कलर से बता रखे है बढ़िया तरीके से, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली पोजीशन बता रखी है। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ 5f एंड 6 ऑर्बिटल आर स्मॉल। दोनों का जो इस जो गैप है वो काफी कम है, बहुत कम है, ठीक है। Those in actinium, thorium, palladium and uranium and neptunium electrons may occupy either 5d और 6f ऑर्बिट। इसके कारण से ये जो एलिमेंट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो d में चला जाता है या फिर आपका किस में चले जाएगा, s f के अंदर, ठीक है। 5f और d के अंदर जाएगा 6f। क्या दिखा रखा है, कुछ गड़बड़ है नहीं, 5f एंड 6d है तो यहाँ पे 5d और 6f कर दिया, जबकि 5f एंड 6d आना चाहिए। 5f orbital extend in space comparatively more than 4f। 5f 4f से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, hence 5f electrons participate in bonding to a greater extent। ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। Actinide atomic and ionic size gradually decrease in the size of atoms or actinide plus 3 ions across the series। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अंदर, जैसे लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ऐसे कैसे एक्टिनाइड के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में नहीं जाकर के अंदर वाले में विराजमान हो रहे। अब अंदर वाले में चले गए तो उनकी भूमिका पूरी क्या हो गई, नल, मतलब जीरो हो गई, क्योंकि उनकी तो कोई भूमिका नहीं। लेकिन जो प्रोटॉन है वो पूरा पावरफुल हो रहा है बराबर, जो न्यूक्लियस तो बराबर पावरफुल हो रहा है, उसकी जो रोल है वो बराबर की रोल प्ले कर रहा है। और न्यूक्लियस का क्या रोल है? आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिपिंग बना के रखना और उसके साइज को छोटा करना और अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना। क्यों अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और बाहर कौन है, नेगेटिव, ठीक है। तो लेंथेनाइड के अंदर भी वही सिनेरियो देखने को मिला, एक्टिनाइड के अंदर भी वही सिनेरियो देखने को मिला, और एक और जगह पे हमको देखने को मिला वो 5d सीरीज के अंदर, क्योंकि ये लेंथेनाइड को वहां पे विराजमान कर दिया है तो वहां पर भी वो इफेक्ट आपको देखने मिला लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये सारी तो आपका जो साइज है वो ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, डाउन होगा। आगे देख लेते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम रेगुलर पिरामिड, the actinoids resemble the lanthanides in having more compounds in +3 state than in +4 state। एक्टिनाइड्स के भी जो कौन से कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे, +3 वाले। लेंथेनाइड में भी कौन से मिले थे, +3 के, और कुछ एक जगह पे आपको +4 और +2 देखने को मिला था। वहां पे +4 और +2 क्यों देखने को मिला था? हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था, इसलिए +2 और +4 कुछ एक एलिमेंट्स में देखने को मिला। ऐसा कैसा यहाँ पर भी +4 और +3 वाली स्टेट मिलेगी, उसके पीछे भी लॉजिक वही रहेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। अब कुछ एक ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे +5 आ गई, +6 आ गई। बोलोगे सर इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक लोग इसके ऊपर काम जारी है। जिस दिन ये तो क्या नेचर में मिल गया, ये +7 वाला मिला या +5 वाला मिला, उन्होंने डिस्कवरी की, हाँ +5 वाला मिल गया, तो इन्होंने यहाँ पे नोट कर दिया +5 वाला एलिमेंट है इसका, ठीक है। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में एग्जिस्ट कर रही थी, मिल गई थी, इन्होंने नोट कर। अब इसके पीछे का लॉजिक को ढूंढेंगे। अगर हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी नहीं है तो क्या रीजन है, क्या रीजन है, उसके बाद में आपको अवगत करा देंगे। Actinide general characteristics. Actinides metal are all silvery in appearance but display a variety of structure। ये सिल्वरी जैसे दिखते हैं due to irregularities in metallic radii which are far greater than lanthanoid। इनका जो रेडियाई है उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है। लेंथेनाइड में तो रेगुलरिटीज थी रेगुलरिटीज, सारे एटॉमिक रेडियाई नीचे आ रहे थे एक स्लोप में, ठीक है। और आयनिक रेडियाई भी क्या है, स्लोप में नीचे आ रहे थे, कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। कोई एक थी, कौन सी थी, EU वाला। कौन सा था वो, फुल फील्ड था, हाफ फील्ड था, एटॉमिक में था, आयनिक में था, बहुत अच्छे पकड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल पढ़ी, जनरल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये
जनरल प्रॉपर्टी थी, जनरल फैक्ट था। फिजिकल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? हाँ, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अब, एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स, बहुत ही रिएक्टिव हैं। तो ये पानी के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, बॉइल वाटर, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन कर देंगे। नॉन मेटल्स के नाम बताओ जरा एक दो। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? यहाँ पर एक लाइन चलती है पी ब्लॉक में, इसे तिरछी, इस तरफ वाले सारे नॉन मेटल है और इस तरफ वाले सारे मेटल से 70% मेटल होते हैं। तो यहाँ पे देखो बोरॉन से लेकर के यूं तिरछी लाइन लिखोगे ना, तो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे हैलाइड सारे आ जाएंगे, फास्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा कि नहीं करेगा, कि जबरदस्ती करना पड़ेगा? कर लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव है। ठीक है, पानी के साथ में भी कर लेगा। ठीक है, HCl के साथ में, HCl कौन है? एसिड, और एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर ले, लेकिन ये HNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ऑल मेटल्स पे अटैक करता है, बट मोस्ट मेटल्स आर लेस अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड। लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं वो कम अफेक्ट होते हैं, किससे? नाइट्रिक एसिड से। किसकी बात हो रही है? एक्टिनाइड मेटल्स की। एक्टिनाइड मतलब सभी तो हो जाएंगे किससे? HCl से, लेकिन मोस्ट ऑफ नाइट्रिक से नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ नाइट्रिक से नहीं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये मेटल था, इसके ऊपर ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से था, मिल गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेटल ऑक्साइड इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, ऊपर येलो कलर की लेयर बन गई। ठीक है, तो HNO3 रिएक्शन नहीं करता, उसका कारण मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, बाकी सारे HCl के। अब HCl की भी बात आए तो HCl रिएक्शन करेगा किसी मेटल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन एक जगह पे नहीं मिलती। वो एक जगह की लोकेशन याद है आपको? कार्बन के साथ है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मेटल्स की। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। कौन सा ऐसा मेटल है जहां पे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? हाँ, CO2 मेटल है। मरकरी नहीं। हमने चर्चा करी है डी ब्लॉक के अंदर हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहीं था। हाँ, हमने Hg वाली तो चर्चा भी नहीं करी है, हमने चर्चा करी है इसी लेसन के दौरान 3D सीरीज के अंदर कॉपर की। कॉपर क्या होता है? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बोली थी, लेकिन कॉन्फिडेंस की जवाब के कारण से जवाब बदलना पड़ा, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण से अपना जो जवाब था वो बदलना पड़ा। ठीक है, नहीं तो इन सबको रोक लेती। 3D10 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन था, याद आया? ये 9 नंबर पे था, लेकिन ये बन गया था 10 नंबर वाला। अब इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन दो नहीं निकल सकते। अब जब दो नहीं निकलेंगे तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ट्वाइस H प्लस होगा तभी तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल नहीं रहा है, तो ये हाइड्रोजन बनाएगा कैसे? जिंक बना देगा। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 2 आसानी से निकाल सकता है, तो जिंक बना लेगा। कॉपर नहीं बनाएगा, कॉपर माना का नहीं करेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Ions are paramagnetic or diamagnetic depend upon the number of unpaired 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5f इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, गलती से 8 हो गया है। ये जो एलिमेंट्स हैं या तो पैरामैग्नेटिक रहेंगे या डायमैग्नेटिक करेंगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यूजेज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आपका जो एक्टिनाइड्स था उसका थोड़ा सा कम ही हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा है नहीं है। डी और एफ का कंबाइंड रूप से यूजेज देख लेते हैं, काम के हैं, बड़े काम के हैं डी ब्लॉक वाले भी और एफ।
एलॉइंग मेटल्स लाइक क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल। ये एलॉइंग मेटल्स है, क्रोमियम, मैग्नीज और निकल। एलॉइंग का मतलब किसी दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और कुछ नया बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो मैग्नेट, मैग्नेट बनाने में क्रोमियम और निकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? मेजर पार्ट किसका रहेगा? लोहे का। मैग्नेट बनाने में मेजर पार्ट किसका रहेगा? लोहे का। लेकिन लोहे के साथ में मिक्स कौन हो जाएंगे? क्रोमियम, निकल वगैरह वगैरह। और क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग मेटल बनाएंगे, तो एलॉय। प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, स्टील बनाने में भी इनका बड़ा योगदान होता है। स्टील लोहा नहीं है, स्टील लोहा नहीं है, वो मिक्स लोहा है। ठीक है, आप स्टील को ऐसे समझते हैं। विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, लेकिन स्टील बड़ी काम की चीज है। हमारे बर्तन ज्यादातर स्टील के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव नहीं होता। उस बाकी उसमें से कोई भी एटम बाहर नहीं निकलेगा, इनर्ट रहेगा, इसीलिए तो हमारे लिए उपयोगी है। वरना आप कॉपर में देखोगे तो कॉपर बाहर निकलता है, निकलता है कॉपर बाहर। कैसे पता चला तुमको कॉपर बाहर निकलता है? कॉपर के बर्तनों में कभी पानी रखा हो तो, हाँ, कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं तो कॉपर वाला पानी लिखता है? नहीं लिखता। कॉपर के बर्तनों में हल्का हल्का कॉपर बाहर निकलता है। TiO2 एज व्हाइट पिगमेंट, ठीक है, TiO2 व्हाइट पिगमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ड्राई सेल बैटरी, ये बैटरीज के अंदर भी मैग्नीज वगैरह यूज किए जाते हैं, मैग्नीज का पाउडर। अब बात कर लेते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की। MnO2 यूज हो रहा है सेल के अंदर। हमने एवरीडे की बैटरी के अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो MnO2 है। तो मैग्नीज कौन सी स्टेट में है? +2 में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा ना? सही है, बिल्कुल सही है ना। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 2 बार ऑक्सीजन है -4 होगा, तो मैग्नीज +2 ही होगा। -4 और +2 बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो फिर कैसे ऐसे बोल रहे हो? हैं, तुमको ऑक्सीजन का नहीं पता कि ऑक्सीजन -2 होता है? जब संख्या में 2 है तो -4 हुआ, तो ये भाई साहब मैग्नीज है वो +4 में होगा ना। -4 को +4 ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो +2, और हाँ बिल्कुल सही है सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कॉइन्ड मेटल, इसे कॉइन बन सकते हैं मेटल से। ठीक है, ये मेटल कहाँ काम में आ रहा है? कॉइन बनाने के अंदर। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लाइटेस्ट नॉन फॉर्म ऑफ यूरेनियम क्रिएटेड, लाइटेस्ट नॉन फॉर्म यूरेनियम की क्रिएटेड की गई। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एज कैटलिस्ट। अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से जो कुछ एलिमेंट है उसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटलिस्ट V2O5, बहुत फेमस कैटलिस्ट है। ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सा प्रोसेस होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा है? कॉन्टैक्ट। इसके बाद में एक कैटलिस्ट और मिलेगा जिसका नाम है जिगलर कैटलिस्ट। क्या मिलेगा? जिगलर कैटलिस्ट। ये काम करता है पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग में। किस में काम करता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया? किससे बन रहा है पॉलीथीन? एथीन से। बार बार मल्टीपल होगा और पॉलीथीन बन जाएगा। उसके लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत कौन सी है? जिगलर कैटलिस्ट। अब ये जिगलर कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा? केवल अंदर डालोगे तो वो खाली स्पीड को बढ़ाएगा और जब काम हो जाएगा उसको वापस निकाल लो। ठीक है, वो खत्म नहीं हो। हमारा केरोसिन भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, लेकिन केरोसिन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कैटलिस्ट की कैटेगरी में डाल दो। खाली एक एग्जांपल के तौर पे तुम समझने के दृष्टिकोण से समझ सकते हो कि स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है। आयरन की बात करो तो आयरन के अंदर आयरन भी एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, लेकिन कौन से प्रोसेस में? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, अमोनिया क्या होती है? अमोनिया एक पंजेंट स्मेल है। जैसे सर्दी जुकाम हो जाते हैं वो नेजल, वो नहीं सूंघते, उसके अंदर अमोनिया एकदम तीखा तीखा लगता है आपको अंदर तक पूरा साफ। तो आप कभी भी अमोनिया है तो उसको सूंघना, पूरा नेजल ट्रैक तुम्हारा साफ हो जाएगा, एकदम चढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा सूंघ लोगे ना तो धड़ाम से गिर भी जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है निकल। निकल क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट। निकल का रोल है फैट का हाइड्रोजिनेशन करेगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सैचुरेटेड। अब अपन ने देखे थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड कौन से हो गए? आपका ऑयल। कौन सा हो गया? ऑयल। ये आपके पाम ऑयल और ऑयल जो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, उस ऑयल से आप क्या बनाते हो? घी बनाते हो। क्या बनाते हो? घी। तो घी तो हो गया आपका सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड।
और ऑयल क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। अब उस ऑयल के अंदर से सारे बॉन्ड तोड़ दो। इजी है ना घी बनाना, ठीक है, तेल से घी बना रहे हो, किससे घी बना रहे हो, तेल से। कैसे घी बनता है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसी चेन जा रही है, समझ रहे हो। इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है, 2 और 1 3, 3, हाँ बराबर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगा दो आप, निकल, क्या लगा दो, तो अब एक एक बॉन्ड तोड़ दो इसको, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2 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 CH2। ये हाइड्रोजन गैस आपको उसके अंदर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका अनसैचुरेटेड चेन था किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड। और आप देख लो सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। आपने ये